हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे जीपीएससी में। आज हम लोग भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखने जा रहे हैं। हो सकता है इसका एक सेट और है, अगर कोशिश करेंगे एक सेट में पूरा प्रश्न कवर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका दूसरा सेट आएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना कि कल के वीडियो में कि बेशक हमारे जितने भी सीरीज़ है उसमें आपको 50 से 55 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मैं आपको बोल दूं, एक बार देखिएगा, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। साथ ही अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। 50 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं, बस आपको चीज़ों को सही तरीके से सही वे में लेके चलना है। हो सकता है ऑप्शन चेंज हो जाए, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन यहीं से आएंगे। ओके, और बात करते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से इसका आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थित दैमाबाद है वो वर्तमान में भारत के किस नगर में आता है? तो ये आता है महाराष्ट्र में। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करें और साथ ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सिर्फ आंसर पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा फैक्चुअल डाटा के बारे में बात करते हैं कि जो दैमाबाद है ना, उसकी खोज जो की थी बीपी बोपार्डिकर द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। ये अहमदनगर जिले में आता है, प्रवर नदी के किनारे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है जो लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। सिंधु घाटी पूरी सभ्यता ना त्रिकोणमिति के आकार पर। नेक्स्ट प्रश्न है। अब बहुत सारे प्रश्न आपको कूट आधारित मिलेंगे क्योंकि अभी सीजीपीएससी का जो पैटर्न है ना कूट आधारित पर है। देखते हैं, भारत का जो मंदिर है, उत्तर भारत का मंदिर कैसा है? नागर शैली में। मध्य भारत का बेसर शैली में, जबकि दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 3, 2। जहां पास ऑप्शन दिख रहा होगा आप उसको क्लिक कर देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है भैया? तो पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। देखो, ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले थे उनको क्या बोला जाता? तो होत्रिया होता। यजुर्वेद के अधर्व अधर्व्यू, ठीक है, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 4। और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे ना तो यहाँ से भी उसके लिए पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य शैली में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद की संज्ञा दी गई, ये भी सही है। और उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन था, तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, यहाँ से आपको 3 फैक्ट मिल रहा है, तो 3 फैक्ट में एक आध फैक्ट अगर दूसरे से आ गया और यहाँ से एक फैक्ट आ गया तो हमारे से ही आएगा ना। इसी कारण बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको 50 प्रश्न अवश्य देखने मिलेंगे। ये पूरे सीरीज से नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक के संदर्भ में कुछ दिया गया है, कुछ कथन दिया गया है, उसको आपको सुमेलित करना है। देखिए, जोरवे संस्कृति, तो जोरवे संस्कृति से तात्पर्य है महाराष्ट्र या दैमाबाद क्षेत्र से। मालवा, मालवा कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश, मतलब 4-1। ठीक है। कयाथा संस्कृति, तो कयाथा संस्कृति है त्रिपुरी एरन नर्मदा क्षेत्र। और आहार बनास जो संस्कृति है वो उदयपुर का। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा? 4, 1, 3, 2। जहाँ पास होगा उसको आप आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर और उसके जो नदी है ना जिस तट में वो स्थित है उसके बारे में देखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ओके, कालीबंगा आपको मिलेगा घग्घर नदी के तट पर, और रोपड़ सतलुज नदी के तट पर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। जहाँ जहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, आंसर लगा दीजिए। उसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता थे उसमें अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी के पतन का कारण बताया, तो इनमें से कौन सा सही है देख लेते हैं। पहला है ए आर साहनी। तो ए आर साहनी ने कहा था कि सिंधु घाटी का जो विनाश है या पतन है वो भू तात्विक परिवर्तन या जल प्लावन के कारण हुआ था। ओके, तो 3। उसके बाद अमलानंद घोष ने कहा था जलवायु परिवर्तन, तो 1। के आर कैनेडी, तो इन्होंने कहा था प्राकृतिक आपदा या मलेरिया महामारी के कारण। और गार्डन चाइल्ड ने किया था बाह्य और आर्य आक्रमण के कारण, तो 4, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4। तो अगर आपको लास्ट वाला भी ध्यान में है ना तो इसको आपको बना सकते हैं, क्योंकि बाकी का आंसर ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या भैया? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। और जो कथन दिया है उसको एक बार देखते हैं। आर्यों का अन्य नाम पंचजन्य था, बिल्कुल सही कथन है। ओके, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में वर्णित जो सदानीर नदी है वो व्यास नदी है। तो सदानीर नदी व्यास नदी है क्या? बिल्कुल गलत भाई। तो बताइएगा कौन सी नदी को इसमें सदानीर नदी बोला गया है? सिंधु, सतलुज या गंगा नदी? और तीसरा कथन है, तो दूसरा तो कथन गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है आपको गलत कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3।
मतलब ए होगा 1 और 3। तीसरा देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी प्रचलित थी, तो इसका पहला और तीसरा सही है और एक दूसरा गलत है। तो यहाँ से आपको ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गया होगा, ध्यान उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन को पढ़ के विचार करना और बताना है कि कौन सा असत्य है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला दिया है कि ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए लड़ा जाता था, तो सबसे पहला चीज़ तो यही गलत हो गया यार, क्योंकि गायों के लिए कोई ऋग्वैदिक काल में तो लड़ाई नहीं था। आर्य काल में आया, वैदिक काल में तो तब मान सकते हैं, उत्तर वैदिक काल में, तो पहला तो गलत हो गया। तो ऋग्वैदिक काल में वैद्य के लिए जो वैद्य ना, वैद्य के लिए भस शब्द का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। तो 2 और 3 सही है और 1 गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वृक ऋग्वैदिक कालीन नाम है और आधुनिक नाम है कि क्या कहा जाता था। वृक, वृक मतलब बैल होता है, मतलब 2। तक्षण, तक्षण मतलब होता है बढ़ाई, बढ़ाई को कहा जाता था तक्षण। धान्य मतलब होता है अनाज, ओके, और अनस मतलब होता है बैलगाड़ी। तो धान्य का अगर पकड़ लिए ना और अनस का पकड़ लिए तो ये आंसर आपको बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3 कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण कथन दिया है कौन सा असत्य है, फिर देखना। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण और आदि देवताओं के बारे में प्रार्थना का संकलन है, बिल्कुल सही। 7वें मंडल में 10 रागी युद्ध है, ये भी सही है। ईरानी जो ऋग्वेद है, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता की समानता पाई जाती है, बिल्कुल सही। और 9वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में दिया है। तो एक बात बताओ, 9वें मंडल में दी हुई है, 10वें मंडल में दिया है, तो चौथा तो गलत हो गया, बाकी तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर। जय संहिता इनमें से किसका प्रारंभिक नाम है, तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, महाभारत। रचयिता कौन है, वेद व्यास जी, जो कौरव और पांडव के बीच के जो संघर्ष उसके बारे में वर्णित करते हैं। तो आपको बताना है कि वर्तमान में मतलब महाभारत में कितने श्लोक हैं, श्लोक। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध के जीवन से संबंधित है, कौन सा असत्य है। देखो, बौद्ध शाक्य क्षत्रिय था, बिल्कुल सही। बौद्ध का प्रथम उपदेश को महाविनिष्क्रमण कहा जाता था, तो ये तो गलत है, तो गृह त्याग था। तो महाविनिष्क्रमण क्या था, सॉरी, उपदेश, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, बोधि चक्र धर्म परावर्तन, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, बुद्ध ने अंतिम उपदेश परिव्राजक सुभक्ष को दिया था, ये भी सही है। बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो उसका प्रतीक, उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, तो ये भी सही। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, या 2, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध साहित्य से जुड़े निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानना है। दीपवंश में सम्राट अशोक द्वारा जो भारत के बाहर किए गए जो धर्म प्रचार के बारे में वर्णन मिलता है, तो बिल्कुल सही है। सूत पिटक त्रिपिटक साहित्य में बृहत्तम माना जाता है, मतलब सूत पिटक को त्रिपिटक से बृहत्तम माना जाता है, तो ये भी सही है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये सही है। महाविभाष सूत्र में बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता था, विश्वकोश। तो ये चारों कथन सत्य थे, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भैया मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ किसकी है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसने निर्माण करवाया था भैया, तो धर्मपाल ने। 3, 1 का 3, ठीक है। वल्लभी विद्यालय विश्वविद्यालय, ये गोपाल जी द्वारा, सॉरी इसका आंसर होगा, हाँ सॉरी, वल्लभी के बारे में बता दो एक बार, 1 मिनट, थोड़ा गलती हुआ। नालंदा का निर्माण करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो कुमार गुप्त प्रथम थे, पहला, ठीक है, मतलब 1 का 2। वल्लभी विश्वविद्यालय भट्टारक, 4, ओके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, 3, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, तो 1। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 3, 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस वेद में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी जैन तीर्थकरों के बारे में चर्चा है। कुल 24 तीर्थंकर थे, तो ये जो चर्चा मिलेगा आपको ऋग्वेद में, तो आपको ध्यान में रखना ही है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैन संगति के बारे में है कि प्रथम जैन संगति हुई थी लगभग 322 बीसी में, बिल्कुल सही है। द्वितीय हुई थी पाटलिपुत्र में। तो एक बात बताओ, 512 में जो हुआ था बीसी एडी में, वो पाटलिपुत्र में हुआ था कि वल्लभी में हुआ था, तो याद रखना ये वल्लभी में हुआ था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो सत्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 1। अब देखिए एक प्रश्न से आपको कितने फैक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में जो विचार दिए हैं और सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, बिल्कुल सही।
अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम और विधि विधान के बारे में विवरण है, ये भी सही। आदि पुराण एक जैन साहित्य है, तो तीनों कथन सत्य है, इसी कारण इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए समान थे? तो मैं आपको बता दूं, देखो, तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बचना ये बिल्कुल गलत है। तो पहला जहां जहां दिख रहा है उसको गलत कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ बी, मतलब वेदों के एकाधिकार के प्रति उदासीनता और कर्म कांडों की प्रभाविता से इनकार होना, तो ये दोनों उनकी समतुल्यता को दर्शाता है। इसी कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं, देखते हैं कि संप्रदाय और उनके विचार के बारे में जोड़ी सुमेलित करना है। हीनयान को आपको कंपेयर करना है कि बिना किसी परिवर्तन के बौद्ध धर्म की रूढ़िवादी मत को स्वीकार करना। तो महायान क्या होगा भैया? तो महायान है बोधिसत्व की मूर्ति में विश्वास करना। वज्रयान क्या है? तंत्र मंत्र से प्रभावित बौद्ध धर्म। और सहजयान क्या है? तो सहजयान है सत्य प्राप्ति हेतु दीक्षा और योग के अभ्यास का एक साधन। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 4, 2, 1, 3। तो जहाँ इसका ऑप्शन मिले आप लगा दीजिए। ओके, अब देखिए जितने भी प्रश्न सब में कूट है, तो देखो एक एक प्रश्न में आपको एक से अधिक प्रश्न का उत्तर देखने मिल रहा है, आपको जानकारी मिल रहा है, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। और आप सोच रहे होगे कि ना वन लिनियर क्वेश्चन आएगा तो भूल जाइए, CGPSC ट्रेंड को बिल्कुल भूल गया भाई। उनको सिर्फ चाहिए एक प्रॉपर डेस्टिनेशन वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान का, अपने सहजता का परिचय अच्छे से दे, ना कि सिर्फ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के दे। इसी कारण आपको इस सब चीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ना है। और MCQs में जब आप देख रहे हैं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भैया कि 16 महाजनपद में 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र थे। आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। प्राचीनतम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वज्जी मतलब वैशाली के लक्ष्मीगढ़ राज्य से संबंधित थी, तो ये भी सही है। छेदी महाजनपद का संबंध शिशुपाल से था, तो बिल्कुल था, क्योंकि छेदी महाजनपद का संबंध कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से था। और आप शिशुपाल के बारे में पढ़े होंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट है अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी तथा माहिष्मती थी, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सत्य है। ओके, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक किस नदी के तट पर स्थित है? तो अस्मक है गोदावरी नदी के तट पर। महानदी को हटा दो, कृष्णा कावेरी हटा दो, तो गोदावरी बच जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा। अगला प्रश्न दिया है कि मगध की शासन करने वाले जो राजवंश है ना, उनके क्रम को आपको दर्शाना है, जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हर्यकी आएंगे 1, फिर शिशुनाग आएंगे 4, फिर आ जाएंगे नंद वंश 2, फिर आएंगे मौर्य वंश, और मौर्य वंश मतलब 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 4, 2, 3। ओके, कुछ कथन दिए हैं, मतलब कथन दिए हैं, उसको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही का चुनाव करना है। हर्यक वंश के संस्थापक उदयन थे, तो आपको ध्यान में रखना है उदयन नहीं थे भैया, बिंबिसार थे। तो ये तो गलत हो गया, जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है गलत कर दो। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे, बिल्कुल सही। और अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था, तो दोनों कथन सत्य है। 2 और 3, 1 गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न बहुत मजेदार है यार, देखना। निम्नलिखित विशेषताओं को चिन्हित करते हुए यह बतलाना है कि ये विशेषता किनकी है। पुराणों के अनुसार इसे मगध साम्राज्य के प्रथम शूद्र शासक माना गया। ओके, इसे सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों के नाश करने वाले शासक के नाम से जाना जाता था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इनके मित्र थे। तो ऑप्शन दिया है घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद और नंदीवर्धन। तो ऐसे कौन से शासक थे भाई जिनको, जो पाणिनि के मित्र थे, क्षत्रियों के नाशक थे, और पुराणों के प्रथम शूद्र राजा थे, शासक थे? तो ये थे महापद्मानंद। तो आपको ऐसे भी प्रश्न देखने मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, कृपया करके, जैसे ये वीडियो अपलोड होगा आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होकर बिल्कुल इसका PDF मिलेगा। लेकिन PDF कब आएगा? जब इसका नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है ना वो कंप्लीट कर लूँ। ओके, अब प्रश्न देखते हैं अगला कि विदेशी आक्रमण और उससे संबंधित जो व्यक्ति थे उनके बारे में आपको बताना है। ईरानी आक्रमण हुआ था डेरियस प्रथम के समय। ओके, ये मतलब 4। और यूनानी आक्रमण हुआ था सिकंदर, समझ गए? ओके, 1। कुषाण आक्रमण दिख जाएगा आपको, कुजुल। ओके, कुषाण आक्रमण हुआ था कुजुल गढ़ विशेष के समय, और पार्थियन मतलब गोदो फर्निस। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या है? 4, 1, 2, 3। कुछ प्रश्न होते हैं ना भाई छोड़ने के लिए, तो उनको छोड़ देना ही उचित होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है वो।
ओके, 2 प्रश्न और देख लेते हैं भाई, उसके बाद दूसरा सेट लाएंगे, दूसरा या तीसरा जैसा भी रहेगा। मैं पीडीएफ का इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और इसके बाद दूसरा सेक्शन क्या रहेगा, फिर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये रुकेगा नहीं। ओके, सिकंदर के समय भारत में जो आने वाले विद्वान थे ना, उनके साथ कौन कौन शामिल थे, तो याद रखना, ओने सिक्रेट, आने सिक्रेट, निर्याकस और एरिस्टोबुलस। लेकिन हेरोडोटस नहीं आते भैया, इन्हीं को तो बोला जाता है इतिहास के पितामह। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, ये वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो याद रखना ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, पोरस और सिकंदर के मध्य वितस्ता नाम है, या इसको हाइस्पेसिस का युद्ध भी कहा जाता है या झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो कैसा लगा सेशन, कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए और क्या सुधार करना चाहिए उसको भी बताइएगा। ये सीरीज़ बहुत कंटिन्यू रहेगा, कहीं स्टॉप नहीं होगा, एक दिन में 1 या 2 वीडियो आएगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।